बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर इनाम, सीनियर कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब ने आज हमारे दोस्त शाहिद हुसैन साहब जो कराची से रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट्स रिपोर्टिंग करते हैं, उनको एक ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो इख्तलाफी नोट है 28 सफ़ा पर मुश्तमिल, उसमें से 11 एतराज़ात उठाए हैं। मुख्तसरन वो 11 एतराज़ात आपको बताता हूँ कि उन्होंने कौन कौन से एतराज़ात उठाए हैं जो बतौर सीनियर कानूनदान उन्होंने उठाया है। और उन्होंने कहा है कि बादियों नज़र में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने इख्तलाफी नोट में तौहीन अदालत की है। किस तरह की है यह अभी आपको 11 इख्तलाफात बताता हूँ उनके। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो तनाज़ात में घिरे हुए हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, अभी सिर्फ जस्टिस गुलजार के साथ नहीं, इससे पहले जस्टिस खोसा के साथ भी इनके तनाज़े थे, उससे पहले जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ भी इनके तनाज़ात थे, और उससे पहले भी ये हमेशा से जब से आए हैं तनाज़ात में घिरे हुए हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए थे, ये वकील से जज बने थे, तो उस वक्त इनके जो सीनियर्स थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। यानी वो जो कानूनी पेचीदगियाँ थी, मुशर्रफ के कानून को मानने वाली और मुशर्रफ के पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाली, उसके तहत जब वो जजेस ख़त्म हुए तो ये डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बने, और फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आ गए। जिसकी वजह यह है कि ड्यू जो लॉन्ग प्रोसेस होता है वो इन्होंने नहीं गुजारा, जिसकी वजह से अब ये हर किसी के गले पड़ रहे हैं। ये कहना था अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब का। दूसरी बात उन्होंने ये बड़े पते की बात की है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि 10 फरवरी को इन्होंने एक लेटर भी लिखा चीफ जस्टिस को कि आपने जस्टिस मकबूल बाकर, जो कि 3 फरवरी वाला जो 2 रुकनी बेंच था जिसमें अज खुद नोटिस लिया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, उसमें उनके साथ जो दूसरे बैठे हुए थे जज साहब वो मकबूल बाकर साहब थे। 10 फरवरी को जब एक और 5 रुकनी बेंच बना और उसमें मकबूल बाकर नहीं थे, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस 5 रुकनी बेंच के अंदर बैठ गए चुप करके, और साथ में लेटर भी लिख दिया। अब अज़हर सिद्दीक़ साहब कहते हैं कि अगर जब आप बेंच के अंदर बैठ गए तो बेंच जो है वो कानूनी तौर पर वैलिड हो गया और आप उसके अंदर बैठे। अगर आपको इतना एतराज़ था और आपको इतनी मोहब्बत थी जस्टिस मकबूल बाकर के साथ, तो आप उस बेंच में बैठते ही ना, लेकिन आपने उस बेंच में भी बैठे। और फिर आप पहले दिन जो हियरिंग हुई वो भी सारे आपके सामने हुई, आपने उस पर दस्तखत भी किए। अगले दिन जब खिलाफ तवक्को आपके फैसला आया तो उस वक्त आपका जो गुस्सा था वो एक दफ़ा दोबारा आसमान को जा टकराया और आपने लेटर्स भी लिखने शुरू कर दिए, आपने इख्तलाफी नोट भी लिखना शुरू कर दिए। तीसरा, अज़हर सिद्दीक़ साहब कहते हैं कि ये एक इंतहाई बचगाना बात है कि जो वो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आपने जो 2 रुकनी बेंच था उसको ख़त्म करके 5 रुकनी क्यों बनाया, और 5 रुकनी में जस्टिस मकबूल बाकर को क्यों नहीं रखा। अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कवानीन, मुल्क पाकिस्तान की कवानीन इंतहाई वाज़ेह हैं कि बेंच बनाना, बेंच में मुख्तलिफ जजेस को शामिल करना, ये मुकम्मल तौर पर सवाबदीद है, इस्तेहकाक है चीफ जस्टिस का, और उन पर यह एतराज़ बिला जवाज़ है। चौथा एतराज़ जो है वो ये कि जजेस अज खुद नोटिस नहीं ले सकते, सोमोटो नहीं ले सकते। ये सीजे का राइट है और सीजे का इस्तेहकाक है चीफ जस्टिस साहब का। ये भी देखें ना, अब कितनी सारी चीज़ें वायलेट की जा रही हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा भी साबित किया जा रहा है इस मुल्क का। यानी आप आगे चल के मैं बताऊंगा कि अज़हर सिद्दीक़ साहब ने भी कहा है कि आपके पास मनी ट्रेल तो नहीं है अपने बच्चों की। खलीफतुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक से एक बद्दू सवाल कर सकता है दौरान खुतबा कि तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा जिस्म पर जो 2 कपड़े हैं तुम्हें एक मिला था, दूसरा कहाँ से लाए हो। उनसे पूछा जा सकता है और वो मनी ट्रेल ये देते हैं कि ये मेरे बेटे अब्दुल्ला को मिला था और अब्दुल्ला ने मुझे हदिया किया तो मैंने इस वजह से पहना है। लेकिन यहाँ बहुत लंबे लंबे 28 सफ़ात के भाषण लिखने वाले जज साहब मनी ट्रेल नहीं देना चाहते, लेकिन जो इनसे मनी ट्रेल मांग रहे हैं उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर एतराज़ात उठाना ये ऐन वाजिब समझते हैं। अब ये बहुत अच्छी बात अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कानूनी नुक्ता उठाया कि जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो नहीं ले सकते सोमोटो, ये सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकते हैं। ये जो इन्होंने डान की एक फेक खबर पर और फेक व्हाट्सएप के ऊपर जो ये अज खुद लिए हैं, ये बज़ात खुद
इलीगल हैं। पांचवा जो चीज़ है ना, वो बड़ी बड़ी मज़ेदार लिखी है उन्होंने, और इस तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं गई होगी। मैंने भी कल 28 सफ़ात का पूरा तर्जमा हर्फ बहर्फ पढ़ा और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी की थी। मेरे जहन में भी ये बात नहीं आई थी। अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि जब 12 फरवरी वाला रोस्टर बना और उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम नहीं था, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा से मोहब्बत करने वाले तमाम सहाफ़ियों और खुद ही लिबरल्स ने चीफ जस्टिस को गालियाँ दी। जबकि 4 दिन बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम खुद उनकी दरखास्त पर निकाला गया है और वो चैम्बर वर्क करना चाहते हैं। वो चैम्बर वर्क के लिए क्या करना चाहते थे? वो सिद्दीक जान ने कहा था कि वो इख्तलाफी नोट लिख रहे होंगे, और फिर 8 दिन बाद पता चला कि वो 28 सफ़ात का इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं। लेकिन वो शुरू के सदारती रेफरेंस पर भी एतराज़ है, फिर 2 रुकनी बेंच पर भी एतराज़ है काजी साहब को, 5 रुकनी बेंच पर भी एतराज़ है, उसका फैसला मीडिया को जारी होने पर भी एतराज़ है। लेकिन उन्होंने इस पूरे 28 सफ़ा में किसी जगह ये क्लैरिफाई नहीं किया कि जो 12 फरवरी का जो 12 फरवरी का रोस्टर था वो मैंने जानबूझकर अपना नाम निकलवाया था। वो जो चीफ जस्टिस को गालियां पड़ी उस दिन, गुल बुखारी ने उनको इंतहाई नंगी और कमीना गालियां दी, माँ बहन की, और पता नहीं कितनी गलीज गालियां थी। उसके ऊपर काजी साहब क्लैरिफाई नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके इंटरेस्ट में नहीं है सीजे को डिफेंड करना, और ये बताना कि वो खुद नहीं बैठना चाहते थे किसी बेंच में, और उन्होंने छुट्टी ली थी कि आपके और मेरे पैसे के ऊपर बैठकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी जाती क्लैरिफिकेशंस दें 28 सफ़ात की। बेंच में बैठ के केसेस ना सुने। हालांकि वो कहते हैं कि मेरा ओथ, मेरा जो है ज़मीर और मेरी सोच, मेरा वियन, ये सारी चीज़ें इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। तो आपके और मेरे जो टैक्स पेयर मनी है उसके ऊपर बैठकर जनाब 28 सफ़ात के फैसले लिखे जा सकते हैं, लेकिन केसेस नहीं सुने जा सकते। और उसका फिर बताया भी नहीं उन्होंने 28 सफ़ात में कि मेरा नाम इसलिए नहीं शामिल किया गया था, मैंने खुद नहीं करवाया था। फिर वो कहते हैं अजहर सिद्दीक साहब कि एक इन्होंने एतराज़ उठाया कि ये फैसला गैर कानूनी है, क्योंकि ये मेरे दस्तखत नहीं है तो ये गैर कानूनी है। इस पर अजहर सिद्दीक साहब एडवोकेट जो है वो ये कहते हैं कि एक जज कैसे अपने से 3 सीनियर जजेस और एक जूनियर जज का फैसला ये कहकर ठुकरा सकता है कि ये गैर कानूनी है। ये बड़ी ही मुज़हिका खेज़ बात है और बुग़्ज़ से भरी हुई बात है। फिर उन्होंने ये कहा कि काजी फाइज ईसा साहब खुद कहते हैं कि जज अपने फैसले से बोलते हैं और ख़ुद अपने इख्तलाफी नोट से बोल रहे हैं, खुद अपनी क्लैरिफिकेशन से बोल रहे हैं, खुद मनी ट्रेल ना देकर बोल रहे हैं, और ख़ुद अपने फैसले, मैं नाम नहीं, ऐसे नाम लेने से यानी उनको शायद इज़्ज़त महसूस हो, अपने मनपसंद और अपने पॉकेट जर्नलिस्ट को, वजीफ़ा खोरों को, लिबरल सहाफ़ियों को वो फैसले खुद जारी कर देते हैं। वो रजिस्ट्रार से जारी नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जारी नहीं होते। जो भी कोई अहम चीज़ सरीना ईसा की हो या काजी साहब की अपनी हो, वो जारी होती है चंद एक मखसूस सहाफ़ियों की तरफ से। जबकि जज साहब खुद क्या कहते हैं कि जजेस के तो फैसले बोलने चाहिए, और आपकी प्रेस रिलीजें बोलती हैं, आपके फैसले नहीं बोलते जज साहब। इसके अलावा वो कहते हैं एक अहम तरीन जो खबर आई है, बड़ी तशवीशनाक भी है, शाहिद हुसैन साहब ने ज़राए के हवाले से ये खबर ब्रेक की है अपने वीलॉग में। उनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने लाजमी देखना है। और जिसको अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने भी तरदीद नहीं की। उन्होंने, शाहिद हुसैन ने यह कहा है कि जब 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस साहब फैसला देकर बाहर गए तो कोर्ट रूम नंबर 1 से बाहर निकलते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन पर शाउट किया, और एक नहीं कई बार शाउट किया, जिसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन है वो भी जमा हो गए, और बाकी जजेस, ब्रदर जजेस जो 4 साथ थे और जो जिनके चैम्बर्स थे, वो चैम्बर से बाहर आकर इस मामले को रफा दफा कराया गया। ये शाहिद हुसैन साहब ने ब्रेकिंग दी है, जिसके ऊपर उनके अपने ज़राए के हवाले से, और जिसके ऊपर अजहर सिद्दीक साहब ने कहा है कि इसको वेरीफाई करना चाहिए। अगर ऐसे हुआ है तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फाइज ईसा के खिलाफ सबसे लीथल फैसला होगा, और शायद कुछ ही वीक्स के अंदर काजी साहब अपने घर चले जाएं। और इधर अजहर सिद्दीक साहब ने यह भी कहा है कि मनी ट्रेल नहीं दी उन्होंने, अपनी मनी ट्रेल देनी चाहिए। 10वां एतराज़ ये भी है कि आप लोगों पर एतराज़ लगा रहे हैं, आपको जूनियर जजेस पर भी एतराज़ है, सीनियर जजेस पर भी एतराज़ है, जबकि इल्ज़ामात भी आप उनके ऊपर लगा रहे हैं बहुत सारे। साबित आपसे कुछ नहीं हो रहा, ना अपनी मनी ट्रेल साबित हो सकती है, ना आपके जो ब्रदर जजेस के ऊपर एतराज़ात हैं वो साबित हो सकते हैं। लिहाजा आप एतराज़ात को छोड़ें और कुछ साबित करें। और 11वां जो चीज़ अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने उस इंटरव्यू में की है वो ये कि जो काजी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है
रेजिडेंशियल रेफरेंस जो ऑन होल्ड है उसको अब डिसाइड कर देना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो ये थे अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब की इंतहाई बेहतरीन जो उन्होंने कानूनी नुकात उठाए हैं शाहिद हुसैन साहब के इंटरव्यू में, वो मैंने सुनकर सारा इंटरव्यू आपको मुख्तसरन बताया। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी खसूसी दुआओं में याद रखा करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।